नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एस इन्वेस्टर मिस्टर विजय केडिया जी से, जिनका शेयर मार्केट में काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है और जानेंगे उनसे उनके सक्सेस मंत्र। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे ख्याल से है अनुभव, एक्सपीरियंस। और जब तक आप यहां पर गिरेंगे नहीं, जब तक आपने बेयर मार्केट नहीं देखा है, जब तक आपने रातों की नींद नहीं खोई है, तब तक आप यहां पर सफल नहीं हो सकते हो। ये ब्रह्म वाक्य है मेरे ख्याल से, जहां जो मैं समझता हूं, ये लिखा हुआ है। आप कभी भी इसको आप टेस्ट कीजिएगा इन चीजों को। तो नया आदमी जो आता है ना सर, आप सपने देखकर शेयर बाजार में मत आइए। आपको लगता है कि मैं आऊंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, अरे मैं अरबपति बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, इसको जीत लूंगा, उसको जीत लूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है साहब। ये राज कपूर की पिक्चर नहीं है श्री 420 की, 100 रुपए में आपको घर दे देंगे आपको यार। तो ये इस बोलकर मेरी ये राय है कि हर अंदर नया आदमी को अपनी शुरुआत करनी चाहिए सर म्यूचुअल फंड से। और म्यूचुअल फंड से शुरुआत कीजिए और फिर आप अपने आप को तोलते रहिए। पहले मॉक ट्रेडिंग कीजिए या मॉक इन्वेस्टमेंट कीजिए या अपना ज्ञान बढ़ाइए। 3-4 साल 5 साल आप लगाइए शेयर बाजार के अंदर में। उसके बाद में फिर आस्ते आस्ते आप उसको वो करने की चेष्टा कीजिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने की चेष्टा कीजिए। पहला बात। दूसरी, आपका बात का जवाब, इसका उत्तर मेरे पास में नहीं है सर कि एवरेज करना चाहिए या क्या करना चाहिए। क्योंकि जब हम शेयर बाजार की बात करते हैं तो हम 5000 स्क्रिप्ट की बात करते हैं। मेरा एक कोट है सर कि देयर इज लार्ज कैप, देयर इज मिड कैप, देयर इज स्मॉल कैप, देयर इज अनदर कैप विच इज कॉल्ड भंगार कैप। तो भंगार कैप के अंदर में जो 5000 शेयर जो लिस्टेड है या 6000 जो लिस्टेड है, उसमें से 90% शेयर भंगार कैप है साहब। अगर 5000 लिस्टेड है तो 4000 शेयर भंगार कैप है। और जो नए आदमी आते हैं वो उन्हीं भंगार कैप में इन्वेस्ट करते हैं कि मेरे को 5 रुपया वाला शेयर बता, 50 रुपया वाला शेयर बता। वो चोर मैनेजमेंट के पास ही जाएंगे। उनको मालूम नहीं, वही अट्रैक्ट करता है उनको कि शायद इसी में मेरा तोड़फोड़ हो जाएगा, इसी के अंदर मैं अरबपति बन जाऊंगा। तो यहाँ इतने सारे मिथ है साहब शेयर बाजार के अंदर में। तो इस बोलकर मेरे लिए बोलना मुश्किल है। तो मैं बोलना ये चाहता था कि वो स्क्रिप्ट आपके पास कौन सी है, आपको एवरेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इसका मेरे को एक जेनेरिक उत्तर नहीं है कि नहीं आप अभी आप एवरेज कर लीजिए। मालूम नहीं आपके पास में कौन सा शेयर्स है, तो वो शेयर टू शेयर डिपेंड करता है। एक थंब रूल ऐसा है कि जो भी मार्केट अगर ऊपर से 50-60% घट गया, जो चाहे इंडेक्स चाहे 15% ही घटा हो, मिड कैप 60-60%, 50%, 70% तक गिर चुके हैं यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि उसकी अर्निंग कम नहीं आएगी, उसकी अर्निंग की ग्रोथ ज्यादा है, अर्निंग बढ़ के आएगी, खाली उसका वैल्यू एडजस्ट हुई है, उसका जो हाई पी था या जो यूफोरिया था वो एडजस्ट हुआ है, वैसा शेयर अच्छा करना चाहिए। ये थंब रूल है सर, लेकिन ये बड़ा वेग आंसर है इसका। तो ये स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट डिपेंड करता है। बेटर आप किसी कंसल्टेंट की सलाह ले सर। थैंक यू। Yeah, Mike, please. Hello, Vijay sir. Sir. My name is Mehul Choksi, not from Gitanjali. नहीं सर, वो तो फिर लंदन में मिलते हैं फिर आप। सर मेरा क्वेश्चन है था, रिसेंटली आपने एक इंटरव्यू में टीवी मीडिया पे बोला था कि बियर मार्केट इज गेटिंग कॉम्प्रेस एंड बुल मार्केट बड़ा होता जाता है, यानी बिगर बनता जाता है। तो उस पर आप थोड़ा कुछ फ्रूटफुल डिटेल्स दे सके तो। सर मेरे को ऐसा लगा, और देखिए मैं पर्सनल, ये मेरा जो भी है, जो सामने देखा है उससे जो समझ में आया वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप लोग को भी मालूम है मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, जैसे शंकर भाई जी हैं, भरत सर हैं, आप लोग को भी अच्छी तरह मालूम है। तो मैंने जो ये समझ में आया है कि, बैठिए सर आप, 2003 के पहले शेयर बाजार के अंदर में जो भी बुल मार्केट और बेयर मार्केट होते थे, उसमें बुल मार्केट छोटे होते थे और बेयर मार्केट बड़े होते थे। 2003 के बाद में एक ड्रामेटिक चेंज हुआ, स्ट्रक्चरल चेंज हुआ बुल मार्केट के अंदर में। और पहली बार मैंने तो मेरी जिंदगी में देखा, जो इतिहास पढ़ा है, कि बुल मार्केट चला 5 साल, 2003 से लेकर 2007 तक या 8 तक, जो भी 8 मार्च या जो भी चला होगा, वो लंबा बुल मार्केट चला। और इतनी बड़ी क्राइसिस आई कि लीमन ब्रदर्स की जो क्राइसिस है वो हिस्ट्री में लिखी जाएगी, गोल्डन वर्ड्स के अंदर में। इतनी बड़ी इंडिया में पूरे वर्ल्ड वाइड क्राइसिस आई। 9 महीने के अंदर में बेयर मार्केट खत्म हो गया। माने टॉप जो बॉटम बना और वहां से जो मार्केट रिवाइव हुआ वो 9 महीने में हो गया। उसके बाद में भी आप ये समझिए कि कोविड की, आप सोचिए कोविड से बड़ा क्या हो सकता है, एक सेंचुरी की सबसे बड़ी त्रासदी थी, वो बेयर मार्केट 9 महीने के अंदर में खत्म हो गया। तो मेरे को ये समझ में आया है कि ये बुल मार्केट जो सीजन है, ये बुल मार्केट अभी लंबे होने लग गए हैं और बेयर मार्केट छोटा होने लग गया। ये बुल मार्केट भी आप देखिए 2009 से लेकर 2014 के अंदर में डेटा ये बताएगा कि ये बुल मार्केट नहीं है। 2000 लोग बोलते हैं 14 से चालू हुआ है,
लेकिन आपको सबको मालूम होगा, आप या वापस जाकर अपना डेटा देखिए, 2008 से 14 के बीच में भी ऐसे ऐसे शेयर थे जो 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना हुए हैं, जो कि टेक्निकल डेटा के हिसाब से उसको हम बुल मार्केट नहीं बोला जाता है। उसके अंदर में भी 50-50 गुना शेयर्स हुए हैं। तो कहने का मतलब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। तो मेरे ख्याल से मेरे को ये लग रहा है कि जो इतनी बड़ी बड़ी क्राइसिस दुनिया ने देखी और 9 महीने के अंदर में बेयर मार्केट चेंज हो गया, इसलिए मेरे को ऐसे लगता है कि बुल मार्केट लंबे हो रहे हैं, बेयर मार्केट छोटे हो रहे हैं। ये जो मार्केट जो टॉप बनाया था, इस सितंबर के अंदर में टॉप बनाया था, सितंबर 21, अक्टूबर 23 अक्टूबर समथिंग, सितंबर अक्टूबर टॉप बनाया ये मार्केट। लेकिन उसके बाद भी कुछ शेयर्स बढ़ते रहे, लेकिन मार्च तक, अप्रैल जून तक अगर आप देखेंगे, जो जैसे हम लोग बात किए अभी कि कई मिड कैप है जो ऑलरेडी 50%, 60%, 70% मार्च तक डाउन हो चुके थे, मार्च 2022 तक डाउन हो गए हैं। और अब जो बाजार गिर रहा है उनके साथ में थोड़ा थोड़ा वो उनके साथ में थोड़ा उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसे पर्सनली मेरा व्यू ये हो सकता है मैं गलत भी हूं कि शायद ये बेयर मार्केट भी आगे पीछे 1-1.5 महीने में खत्म होना चाहिए। अनटिल अनलेस मालूम नहीं, क्योंकि फिर हर चीज के अंदर में बोलना कॉन्फिडेंटली मुश्किल, मालूम नहीं कभी ये रिसेशन की बात करते हैं, स्टैग्फ्लेशन की बात करते हैं, सब नया नया स्टेशन आते हैं, नई नई बातें होती है यहाँ पे। तो ये सब तो यहाँ का ये सब तो चलता रहेगा मेरे ख्याल से। उसमें मैं तो इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ। मेरे सारे स्ट्रक्चर शेयर्स के इसी तरीके से हैं कि बेयर मार्केट्स आर शॉर्टर एंड बुल मार्केट्स आर बिकमिंग लॉन्गर। Here, mic please, Dr. Karthik bhai. मेरा एक गाना भी है, कभी DI, कभी FI, इन्फ्लेशन, कभी तेल, कभी डॉलर, कभी बारिश, इन सब का है ये खेल। Yeah, right. शॉर्ट टर्म के हैं कई नाम यहाँ, जरा हटके जरा बच के ट्रेडिंग में मेरी जान, ऐ दिल है सिंपल कमाना यहाँ, यदि लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म, ओनली लॉन्ग टर्म मेरी जान। क्या बात है, क्या बात। गुड इवनिंग सर, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में आप एक्स्ट्रा लार्ज अपॉर्चुनिटी देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग? नहीं, कॉटन सर मेरे लिए बोलना थोड़ा मुश्किल है। कॉटन टेक्सटाइल का क्या ना, इनका आज तक खेला समझ में नहीं आया, मालूम नहीं, 20-30 साल में तो कुछ किए नहीं है, और ये भी कभी कॉटन मार देता है। एक चीज मैंने समझी है सर, अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करते हैं ना, जिस भी सेक्टर के अंदर में बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हो, ज्यादा मूविंग पार्ट्स हो, उसके अंदर में हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, जिसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हो, जिसके अंदर में जैसे कॉटन टेक्सटाइल का समझिए, या समझिए अपने मेटल के सेक्टर हैं। अब स्टील में कभी आयरन और मार देता है, कभी कोकिंग कोल मार देता है, कभी चाइना मार देता है, कभी ब्राजील मार देता है, कभी कौन इनको आकर कोई भी आएगा इनको टक्कर मार देता है। वैसे ही एक कॉटन टेक्सटाइल का भी है सर, मालूम नहीं, कभी यूरोप का कोटा, कभी वियतनाम, थाईलैंड, चाइना, कभी कॉटन प्राइस अभी ऑल टाइम हाई चल रहे हैं। तो मेरे लिए इनको बोलना मुश्किल है सर। मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया था छोटा, अंबिका कॉटन, अगर शायद आप उसके लिए अगर बोल रहे होंगे तो वो लेने के बाद में मेरे को बहुत बढ़िया रिटर्न दिया सर, 40-50% नीचे है मेरे लिए हुए भाव से। तो इस बोलकर अभी मैं उसको हाँ, तो पैसा इतना गवाया, मजा आ गया, अभी वो मजा ले रहा हूँ सर उसका मैं। तो इन नेटशेल में मेरे को इसकी आइडिया नहीं है कॉटन टेक्सटाइल, जिसपे ज्यादा मूविंग पार्ट्स को नहीं करने का सर, सिंपल थ्योरी बहुत मिलती है शेयर बाजार के अंदर। गुड इवनिंग सर, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। आपका बिगेस्ट मिस्टेक, यानी कंपनी वाइज नहीं, इन्वेस्टिंग मिस्टेक, आप जो एवरी टाइम ध्यान रखते हो कि ये मेरे से मिस्टेक नहीं होना चाहिए ये कंपनी सिलेक्शन करने में, वो क्या है? और दूसरी चीज़ कि आप जैसे कितना स्टॉप लॉस लगाते हो, जैसे मेरा इतना लॉस हो गया, भले कंपनी बहुत अच्छी हो, लेकिन ये इतना अभी मैं निकाल लूँ यहाँ से और दूसरी कंपनी में लगा दूँ, कहाँ तक आप एडमिट कर सकते हो? 15, 20, 50, 40% कहाँ तक? देखिए सर, मैं ऐसा मानता हूं और मैं ऐसा करता हूं, मैं इन्वेस्टमेंट में कभी भी मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूं इन्वेस्टमेंट के अंदर में। मैं क्योंकि हो सकता है शायद मेरी क्वांटिटी ज़्यादा हो, इसके लिए मेरे ख्याल से जो स्टॉप लॉस की जो थ्योरी है वो ट्रेडिंग में होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट में नहीं होनी चाहिए। कई लोग हैं, कई मेरे मित्र हैं जो फंड मैनेज करते हैं, वो बोलते हैं जब 20% या 30% गिर जाता है मैं तो बेच देता हूँ। तो मैं तो बोलता हूँ जब तू बेचता है तब मैं लेने के लिए आ जाता हूँ मैं। तो सर इन्वेस्टमेंट में किस तरह से आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, मेरे को ये गणित समझ में नहीं आता है मेरे को। तो ट्रेडिंग के अंदर में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ये पहला बात। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया आपका। आपका ये जैसे इन्वेस्टिंग मिस्टेक है, इन्वेस्टिंग मिस्टेक जैसा मिस्टेक, कोई कंपनी सिलेक्ट करते हैं आप,
तो आपका जो पहले कोई मिस्टेक हुआ है जैसे मिस्टेक हुआ है, यस, क्यों आप रेक्टिफाई करते हो इन्वेस्टिंग मिस्टेक मिस्टेक्स तो होती रहती है यार, मिस्टेक से तो मतलब नहीं है। मिस्टेक वो होती है जिससे आप कुछ सीखते नहीं हो, क्योंकि पैसा तो देना ही पड़ता है यहाँ पे, बराबर। तो मेरे ख्याल से मिस्टेक तो हम सीखते ही रहते हैं, अपने आप को रिफाइन करते ही रहते हैं, ठीक है। वो तो पहले जब मैं पैदा हुआ तो मैं अपने आप को राजेश खन्ना समझता था, फिर मैं अक्षय कुमार समझने लग गया, अभी मैं रणबीर सिंह समझने लगता हूँ अपने आप को। तो मैं अपने आप को ग्रूमिंग तो कर ही रहे हैं अपने लोग अपने आप को। तो मिस्टेक आपका ऑनगोइंग प्रोसेस है, हर आदमी डिफरेंट मिस्टेक करता है सर। आपको अपनी मिस्टेक खुद समझ में आनी, आपको लिखनी है, समझ में आनी चाहिए, खुद लिखनी चाहिए कि मैंने ये मिस्टेक की और आगे मैं इसको नहीं दोहराऊं। अगर इनका क्वेश्चन यही मैं जवाब दे पाए तो। यस परफेक्ट। वी कैन हैव वन लास्ट क्वेश्चन। एक मिडिल क्लास इन्वेस्टर के लिए आपके हिसाब से आइडल असेट एलोकेशन किस परसेंटेज में होना चाहिए? मिड इन्वेस्टर के हिसाब से, आपके हिसाब से क्या इन्वेस्टमेंट थियरी होनी चाहिए, राइट? क्या एसेट एलोकेशन एसेट एलोकेशन, क्या एसेट एलोकेशन होना? सर एसेट एलोकेशन का ऐसा है सर, ये आपकी अपने खुद की रिस्क। देखिए सर, मेरा एक कोट है, स्टॉक मार्केट में पैसे से पैसा नहीं कमाया जाता है। जो आदमी सोचते हैं ना स्टॉक मार्केट में पैसा से पैसा कमाया जाता है, वो गलत बोलते हैं। पैसा तो जरूरत है ही है, कैपिटल तो आपको चाहिएगा, बट योर मेंटल कैपेसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर फाइनेंशियल कैपेसिटी। मैंने यहाँ पर लोगों को देखा कि 5 लाख से लोग 500 करोड़ रुपया कमा सकते हैं, और 500 करोड़ रुपया वालों को भी मैंने यहाँ पर फेल होते हुए देखा है। इसका मतलब पैसे से कभी कमाने की चेष्टा मत कीजिए। तो इसका कारण क्या है सर, कि आपकी मेंटल जो कैपेसिटी है, लोग अपनी खुद की मेंटल कैपेसिटी समझ नहीं पाते हैं। अगर मैं जिम में जाकर 50 किलो का अगर कोई डंबल उठा रहा हूं, आप मेरे को देखकर अगर 50 किलो का डंबल उठाएंगे तो हो सकता है शायद आपको वो सूट नहीं करे। आपको समझना है कि हाँ भाई मैं 15 किलो आज से शुरुआत करता हूं, और आस्ते आस्ते मैं 15 किलो का 20 करूंगा, 20 का 25 करूंगा, फिर 150 किलो भी उठा सकता हूं। आप लोग ऐसा नहीं करते, वो इमिटेट करते हैं। लोगों को खाली कॉपी करना चाहते हैं कि उसने 5 लाख शेयर ले लिया तो मैं भी 5 लाख शेयर ले लेता हूं। तो वो 5 लाख शेयर लेंगे, वो पेनी स्टॉक वाला शेयर लेंगे, क्योंकि उनको क्वांटिटी चाहिए कि मेरे डीमेट में 5 लाख शेयर है एक कंपनी का मेरे। तो मतलब ये एसेट एलोकेशन आपको खुद को समझना है सर, कि आपका माइंड कहां तक वो वजन उठा सकता है। जहां तक आपको रात को नींद आ रही है, जब तक जाकर बीवी से झगड़ा नहीं कर रहे हैं, बच्चों को थप्पड़ नहीं मार रहे हैं, अगर घाटा हो रहा है, तब तक आप सही लाइन में जा रहे हैं। लेकिन द मोमेंट अगर आपका वहां पर अपना माइंड चेंज हो गया, आपका बिहेवियर चेंज हो गया शेयर्स लेने के बाद में, इसका मतलब आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा शेयर्स ले चुके हैं। तो एसेट एलोकेशन का पूरा डायरेक्ट संबंध है आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी से, और शेयर बाजार में वही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो पैसा आपको कम से कम 2-3 साल नहीं चाहिए। अगर आप ये सोचकर इन्वेस्ट करते हैं कि मैं आज इन्वेस्ट करूं, यह पैसा मैं 3 महीने बाद ले लूंगा या 6 महीने बाद लूंगा, तो आप गलत कर रहे हैं। आपको पैसा यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए ही रखने का है, जो आपको पैसा चाहिए नहीं, ऐसा समझकर आपको इन्वेस्ट करने का है वो पैसा। तो अपने आप आपका एसेट एलोकेशन का उत्तर आपको मिल जाएगा कि इतना पैसा मेरे को 5 साल नहीं चाहिए, इतना पैसा मैं एसेट एलोकेट करता हूं इक्विटी के लिए। ये उत्तर आपको वहां से मिलेगा सर। आपको वन फाइनल क्वेश्चन बिफोर वी हैव द नेक्स्ट रैपिड फायर राउंड। हेलो सर, मेरा नाम दर्शन है। जब भी ये कोविड आया था तब मार्केट बहुत जल्दी से गिर गया था, फिर तुरंत वी शेप रिकवरी भी देखने को मिली थी। ये दूसरी बार भी ऐसा हुआ, यूक्रेन क्राइसिस आया, मार्केट गिर गया और तुरंत ऊपर भी आ गया। स्टॉक के भाव भी गिर गए थे और स्टॉक के भाव जल्दी से ऊपर आ गए। पर इस बार मार्केट कैसा रहा है, निफ्टी इतना नहीं गिर रहा है, पर स्टॉक के प्राइस आप देख रहे हो तो 50-60% सारे स्टॉक में से निकल गए। मार्केट जल्दी से ऊपर तो आ जाएगा, निफ्टी नया हाई भी बना देगा, क्या स्टॉक के प्राइस फिर से ऊपर आ सकेंगे इतने जल्दी? देखिए सर, ऐसा है, पहला बात तो आप ये समझ लीजिए कि मैं ऐसा मानता हूं कि जो निफ्टी जो है ये डिसेप्टिव है। ये आपको निफ्टी आपको सही शेयर बाजार का सही इंडिकेशन नहीं देता है। निफ्टी है जिसमें 50 शेयर्स हैं और सेंसेक्स है उसके अंदर में खाली 30 शेयर्स हैं, वो आपको, और आप उनमें काम ही नहीं करते हैं। तो आप उनको देखकर अपने पोर्टफोलियो के कैसे जज कर सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो गलत है या सही है? जो आप निफ्टी की बात कर रहे हैं कि जो निफ्टी पहले वी शेप विक्ट्री आई थी, अगर आप ये देखेंगे कि नीचे से इंडेक्स हुआ डबल, लेकिन मिड कैप में शेयर जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला वो 5 टाइम्स हुए, 10 टाइम्स हुए, 20 गुना हुए। तो उसने भी वहां पर भी निफ्टी को उन्होंने आउट परफॉर्म किया। इंडिविजुअल शेयर्स की बात कर रहा हूं।
इसी तरह जब अब ये बाजार गिरा है तो ये निफ्टी कम गिरा है, लेकिन वही शेयर जो 5 गुना 7 गुना हुए थे वो